हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग सोशल साइंस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम सिविक्स चैप्टर 2 क्लास 10th फेडरलिज्म पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने किया था व्हाट डू मीन बाय फेडरलिज्म एंड द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 and what makes India a federal country. Let's start our third topic, what makes India a federal country. इस थर्ड टॉपिक में हम ये करेंगे कि इंडिया है उसको फेडरल कैसे कह सकते हैं कि ये इंडिया एक फेडरल कंट्री है। We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. हमने पार्ट फर्स्ट में भी डिस्कस किया था कि जो श्रीलंका और बेल्जियम की जो केस स्टडी के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें देखा कि वो दोनों कंट्रीज इंडिया के एक स्टेट के जितना उनका एरिया और पॉपुलेशन है, उसके बावजूद भी वहाँ गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस रहे, इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। देन व्हाट अबाउट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। तो इंडिया जैसे कंट्री के बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सो मैनी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड रीजन्स। देन हाउ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री। तो हमारी कंट्री में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किस तरह का है। तो हम अपने टॉपिक को आगे करने से पहले डिस्कस करते हैं कि वी स्टडी अबाउट द जो हमने की फीचर्स किए थे उनको हम एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि कुछ की फीचर्स हैं जो फेडरलिज्म के जो की फीचर्स थे वो हमारे इंडियन फेडरल कंट्री जो हमारा इंडिया है उसमें कुछ उनकी फीचर्स को इंक्लूड किया गया है या नहीं किया गया है। तो अगर वो की फीचर्स फेडरलिज्म के इंक्लूड हैं, इट मीन्स इंडिया एक फेडरल कंट्री है। लेट्स बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। हम कॉन्स्टिट्यूशन से ही स्टार्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया को हम फेडरल कंट्री कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। India has emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. कि इंडिया जब को 1947 में जब इंडिपेंडेंस गॉट हुआ तो उस समय हमने देखा कि इंडिया के सामने सो मैनी प्रॉब्लम्स थी, बहुत ब्लडी एंड पेनफुल पार्टीशंस हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब डिवाइड किए गए। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकम ए पार्ट ऑफ द कंट्री। क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी कंट्री में 2 टाइप्स के स्टेट थे, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेस वो एरियाज थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल थे एंड प्रिंसली स्टेट्स आर दोज स्टेट्स और एरिया विच आर कंट्रोल्ड बाय द इंडियन प्रिंसेस और किंग्स। जो इंडियंस राजाओं के द्वारा जो कंट्रोल किए जा रहे थे वो उनको हम प्रिंसली स्टेट कह रहे थे। तो इसमें बताया कि जैसे ही हम इंडिपेंडेंस हुए तो सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकम ए पार्ट ऑफ द कंट्री। बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे वो भी कंट्री का पार्ट बने, कंट्री के अंदर उसको इन्वॉल्व किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री कैसे बना सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, तो हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया गया है। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, भले ही उस समय वर्ड फेडरेशन यूज नहीं हुआ है, लेकिन इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन। लेकिन अगर इंडियन यूनियन की जो फॉर्मेशन देखते हैं तो वो टोटली ही फेडरेशन के ऊपर डिपेंड है। जो एक फेडरल कंट्री की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो जो सिद्धांत होने चाहिए, वो सारे उस इंडियन यूनियन जो बनाया गया था वो उसकी फॉर्मेशन फेडरेशन के प्रिंसिपल्स के ऊपर ही डिपेंड है।
द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए टू टायर ऑफ सिस्टम। यहाँ टू टायर्स मीन्स टू लेवल्स ऑफ सिस्टम की बात हो रही है बेटा। आज अगर हम देखते हैं अपने इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम में तो हम 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को इजीली देख सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, इट इज़ फॉर एंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए होती है। एक सिंगल गवर्नमेंट है ये जो पूरे होल कंट्री को गवर्न करती है, जिसमें यहाँ पर जो हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता है, जबकि हेड ऑफ द कंट्री होता है वो प्रेसिडेंट होता है। सेम ऐसे ही हम सेकंड लेवल की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट है वो चीफ मिनिस्टर होता है। तो स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया 1950 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ही थे, जिसको आज हम 3rd टायर ऑफ बोलते हैं। वो उस समय नहीं बनाया गया था क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी और उस 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी नहीं था। सिर्फ फेडरेशन के अंडर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को ही एस्टेब्लिश किया गया था। बाद में 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट को इनिशिएट दिया गया। तो जो 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट है आज हम उसको पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट में, जिसको हम ग्राम पंचायत या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट के 2 लेवल्स दिए। इनिशियली स्टेज में जो थे वो 2 लेवल्स दिए। अब हमने अगर हम पीछे बात करते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की, तो फेडरलिज्म में हमने फर्स्ट फीचर ही पढ़ा था कि एक फेडरेशन है, जो एक फेडरलिज्म जो कंट्री होती है, अगर फेडरलिज्म है तो वहाँ पर गवर्नमेंट लेवल्स मोर देन 2 होने चाहिए। तो वहाँ यहाँ हमारा ये जो फीचर है ये वहाँ प्रूव हो चुका है यहाँ पर। इट मीन्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के में जो गवर्नमेंट का लेवल्स का जो डिवीज़न किया गया है वो एक फेडरल डिवीज़न के अकॉर्डिंग किया गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम इसको कह सकते हैं कि हमारा कंट्री जो है वो फेडरल कंट्री है। अब इसमें बात कर रहा है कि इसका मतलब कि वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमने अलग अलग जो बात की है, यूनियन ऑफ स्टेट बात किया है यहाँ पर, और जो वर्ड फेडरेशन इंक्लूड नहीं है, लेकिन फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स यूज किए गए हैं, गवर्नमेंट के लेवल्स बताए गए हैं। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द फीचर्स अप्लाई इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं वो अप्लाई किए गए। इसके बाद प्रोविजन और फीचर्स मेकिंग इंडिया स्ट्रॉन्ग फेडरेशन करने के लिए और कौन कौन से फीचर्स हैं जो हो सकते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक फेडरल जो कंट्री होता है, एक फेडरल जो स्टेट होता है, उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और दिस प्रूव फॉर इंडिया के लिए ये ट्रू है और प्रूव भी है क्योंकि इंडिया में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपर माना जाता है क्योंकि ऑल द रिटन इंफॉर्मेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो हम प्राइम मिनिस्टर की पावर से रिगार्डिंग बात करें या चीफ मिनिस्टर की पावर्स की बात करें या किसी सिटीजन्स के राइट्स की बात करें, तो हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में वो रिटन फॉर्मेशन में है। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुपरमेसी है इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम में। नेक्स्ट, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस है ना वो इतने इजी नहीं है। रिजिड का मतलब होता है मतलब जिसमें चेंजेस, रिजिड है एक तरह से जिसको हम दृढ़ बोलते हैं, जिसमें चेंज करना बहुत इजी नहीं है। चेंजेस हो सकते हैं लेकिन इतने जल्दी चेंजेस नहीं आ सकते। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इतने इजीली चेंजेस नहीं किए जा सकते, अमेंडमेंट नहीं किए जा सकते। एंड नेक्स्ट फीचर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द फेडरलिज्म इज कि इंडिया में डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया में डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट है। यूनियन गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्टिकुलर स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट फॉर द लोकल और रीजनल लेवल। अब यहाँ पर बेटा हम
डिफरेंट गवर्नमेंट्स को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमने ये नहीं डिस्कस किया कि इन गवर्नमेंट्स के पास में पावर क्या क्या होती हैं। तो गवर्नमेंट जो अलग अलग बनी है, अब उनकी पावर्स के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्योंकि हमने फीचर्स में पढ़ा था कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ द सेपरेट पावर आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है कि डिफरेंट लेवल्स जो गवर्नमेंट है उनके पास में पावर भी अलग अलग है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास में यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं। ये 97 सब्जेक्ट्स हैं, ये उस समय के हैं जो जब उस समय कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन हुई थी। एट प्रेजेंट में मोर देन 100 हैं। तो यूनियन लिस्ट ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पर ओनली यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ मेकिंग का काम करती है, कि यूनियन गवर्नमेंट ही अकेली उस पर लॉ फ्रेम करती है। और इसके बाद आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट कंटेन 66 सब्जेक्ट, और इन 66 सब्जेक्ट पर ओनली स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ फ्रेम करती है। तो हम सबसे पहले जो हमारे यूनियन लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के रूप में बता रही हूँ। जो यूनियन लिस्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं वो हैं फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस ऑफ द कंट्री, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। मतलब ये मेजर ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ फ्रेम कर सकती है। अगर कोई करेंसी में चेंजेस करने हैं, अगर कुछ किसी विदेशी फॉरेन अफेयर्स हैं, किसी अदर कंट्रीज के साथ में कोई कॉन्टैक्ट या कोई भी हमें रिलेशनशिप डेवलप करने हैं, या डिफेंस से रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेने हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट ही उसको, यूनियन गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। नेक्स्ट इज स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के 66 सब्जेक्ट हैं, और 66 सब्जेक्ट पर ओनली स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ फ्रेम करती है। यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? स्टेट गवर्नमेंट मतलब इसमें यूनियन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट एक ही होती है बेटा। यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी जो 66 सब्जेक्ट्स हैं उनके डिसीजन में या लॉ मेकिंग में कोई भी इंटरफेयर नहीं करती। और उसमें जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो हैं पुलिस, जैसे आपने सुना भी होगा, दिल्ली पुलिस अलग होती है, हरियाणा पुलिस अलग होती है, पंजाब पुलिस अलग होती है। इसका मतलब पुलिस का जो डिपार्टमेंट है वो स्टेट लिस्ट में आएगा। ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट लिस्ट में काउंट होते हैं। लेकिन टोटल 66 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट हैं एट प्रेजेंट में। लेकिन आपको यही सब्जेक्ट्स हैं वो माइंड में रखने हैं, बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था 1950 में, जब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो यूनियन लिस्ट में इतने सब्जेक्ट्स रखे गए थे, स्टेट लिस्ट में इतने सब्जेक्ट्स रखे गए थे। एंड थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट। अब बेटा जो कंकरेंट लिस्ट है ना, उसमें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है यूनियन प्लस स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब ये जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें ऐसे 47 सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं जिन पर लॉ मेकिंग का काम यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के कोऑपरेशन से होता है, दोनों की मर्जी से होता है। ना तो यूनियन गवर्नमेंट अकेली उस पर डिसीजन ले सकती है और ना ही स्टेट गवर्नमेंट अकेली उस पर डिसाइड कर सकती है, उसको फाइनलाइज कर सकती है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि यूनियन लिस्ट है उसमें 97 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं और कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट हैं। तो कंकरेंट लिस्ट के कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ एग्जाम्पल। जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब मान लो कोई भी हमें अपने जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक है, वो चेंज करनी है किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कस करना पड़ेगा उस करिकुलम को चेंज करने के लिए। इसका मतलब वो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए दोनों गवर्नमेंट की उसमें सहमति जरूरी है। तो इसमें एजुकेशन आ गया, फॉरेस्ट आ गया, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो कंकरेंट लिस्ट में आती हैं। इसके बाद आता है बेटा लास्ट जो डिवीजन ऑफ पावर है, जिसको हम बोल सकते हैं रेसिड्यूरी पावर।
रेसिड्यू मीन्स होता है बचा हुआ, एशेज जिसको, जैसे कि कोई भी अगर चीज जलाई जाती है उसके बाद में जो एश बच जाता है उसको हम रेसिड्यू बोलते हैं। उसी वर्ड से यहाँ पर बना है रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर का मतलब वो ऐसे सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में इंक्लूड नहीं है। मतलब ये जो रेसिड्यूरी पावर है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के बाद में सब्जेक्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हैं। उस समय वो सब्जेक्ट्स नहीं थे, मतलब कुछ ऐसे लेटेस्ट सब्जेक्ट आए हैं जो बाद में इंक्लूड किए गए हैं, और जिनका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो आईटी सेक्टर है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारा रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के अंदर आता है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। तो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स पर जो लॉ मेकिंग का जो वर्क है ओनली अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, केवल यूनियन गवर्नमेंट ही उन रेसिड्यूरी पावर्स पर, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स पर लॉ फ्रेम कर सकती है। हैव यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब हमने जब की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म किए थे तो उसमें लिखा था कि जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंट रोल प्ले करती है, वो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर वर्क नहीं करती। और जब कोई भी गवर्नमेंट में अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है या सिटीजन गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है तो उनका जो फाइनल डिसीजन है वो जुडिशरी ही प्रोवाइड करती है। The judiciary play an important role in overseeing the implementation of the constitution provision and procedure। कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन करना है या उसमें कुछ प्रोसीजर लेना है तो उससे रिगार्डिंग भी जो इम्प्लीमेंटेशन होना है वो जुडिशरी का इम्पोर्टेंट रोल है, जुडिशरी ही देखती है। क्यों? बिकॉज इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, कि अगर डिवीजन ऑफ पावर में कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है कि ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है या ये पावर स्टेट गवर्नमेंट की है, तो उन पावर्स के डिस्प्यूट्स का जो सॉल्यूशन है कौन प्रोवाइड करता है? द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक ए डिसीजन, जो फाइनल डिसीजन है वो ही देते हैं। तो बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। आप यहाँ तक समझ चुके होंगे कि इंडिया को हम फेडरल कंट्री कैसे कह सकते हैं, जिसमें हमने मेजर 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है। पहला पॉइंट ये था कि हमने जो इंडिया को फेडरल कंट्री इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, कि इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया है, फेडरलिज्म वर्ड उसमें इंक्लूड नहीं किया, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म के वो सारे फीचर्स इंक्लूड किए हैं जहां पर हमने फेडरलिज्म के की फीचर्स डिस्कस किए थे, वो सारे की फीचर्स हमें उसमें देखने को मिलते हैं। दूसरा हमने बात किया कि इंडिया को हम फेडरल कंट्री इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इंडिया में डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, जो फेडरलिज्म के की फीचर्स का सेकंड या थर्ड पार्ट में बताया गया था। डिफरेंट लेवल्स हैं, इसका मतलब इंडिया को हम फेडरल कंट्री कह सकते हैं क्योंकि एक फेडरल कंट्री में गवर्नमेंट लेवल्स हैं वो 2 और मोर देन 2 हो सकते हैं। कम से कम 2 लेवल होने चाहिए जो इंडिया उस चीज को फॉलो कर रहा है। ये दिस इज ट्रू फॉर इंडिया। नेक्स्ट इज हमने कहा था कि डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट के हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि different levels of the government has different powers are specified in the constitution, की constitution में specified है कि उनके पास में अपनी अलग अलग individual powers होती हैं। this is also true for India, क्योंकि इंडिया के अभी हमने पढ़ा कि जो डिफरेंट लेवल्स हैं, जैसे यूनियन गवर्नमेंट के पास में यूनियन लिस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में स्टेट लिस्ट है, और सेंटर और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उनमें दोनों गवर्नमेंट का कोऑपरेशन जरूरी है। और रेसिड्यूरी जो पावर्स हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। इसका मतलब ये है कि इंडिया है उसको हम फेडरल कंट्री कह सकते हैं क्योंकि
इंडिया है वो इस चीज़ों को इन फेडरल के जो फीचर्स हैं उनको फॉलो कर रहा है। एंड लास्ट हमने डिस्कस किया है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर वर्क नहीं करता। दिस इज ऑल्सो इंक्लूड इन द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म और दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर इंडिया। If this video helps you, then like and share, and don't forget to subscribe my channel.